सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं केशव सिंह, वन संरक्षक प्रशासन 1, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज का जो विषय है वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी व अन्य शासकीय सेवकों के कर्तव्य एवं दायित्व। आप सभी को ये जानकारी है ऑलरेडी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जब 2005 में आया तो एक क्रांति सी पैदा हो गई। एक नया अधिनियम था और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया यह अधिनियम है और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी इस अधिनियम की हुई है। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी संसद के द्वारा जो भी पारित अधिनियम या नियम जो भी होते हैं, हम शासकीय सेवकों के लिए वो उसका पालन करना, उसकी जानकारी रखना, ये हमारा कर्तव्य है। उस नाते यहाँ से जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको कृपया ध्यान से आप लोग इसको देखें। सूचना के अधिकार के बारे में अक्सर ये भ्रांतियां हैं कि साहब इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, इसका दुरुपयोग लोग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं वगैरह वगैरह। इस विषय में मेरा यही कहना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम आप सभी गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी में दोनों चीज़ें दी जाती हैं, एक्सीलेटर भी देते हैं और ब्रेक भी देते हैं। जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है वहाँ ब्रेक यूज़ करना है, जहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत है वहाँ एक्सीलेटर को यूज़ करना है। अब इसका कोई दुरुपयोग करेगा, चाहे वो नासमझी में करे या जानकारी नहीं है इसलिए दुरुपयोग कर दिया, ड्राइविंग नहीं आती है या और किसी कारण से, उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। आप एक्सीलेटर का दुरुपयोग करेंगे, जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है वहाँ एक्सीलेटर दबाएंगे, डेफिनेटली दुर्घटना होगी। तो इस हमारी गलती के कारण यदि कोई बात घटित होती है, दुर्घटना होती है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि साहब ये गाड़ी ठीक नहीं है और गाड़ी जो है बंद कर देनी चाहिए। अब सूचना के अधिकार के दो पहलू हैं। शासकीय अधिकारी के नाते आप में से अधिकांश लोग सूचना अधिकारी की भूमिका का निर्वहन कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग सहायक लोक सूचना अधिकारी की भूमिका का निर्वहन करते होंगे। वरिष्ठ अधिकारीगण अपीलेट अधिकारी की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त धारा जो 5(4) है इसकी, उसमें हर अधिकारी, हर कर्मचारी जो इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है सूचना देने की, वह डीम्ड लोक सूचना अधिकारी माना जाता है। अर्थ उसका यह है कि वो भी लोक सूचना अधिकारी की तरह से जवाबदार है। हमारी जवाबदारियां तय हैं। निश्चित समय में हमने अगर सूचना उपलब्ध नहीं कराई या गलत जानकारी उपलब्ध कराई तो हमें उसके लिए दंड का भागी भी होना पड़ सकता है। तो इन सब कारणों से हमें इसकी जानकारी और सटीक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, इसका एक पहलू ये भी है, सूचना अधिकारी के रूप में और सहायक के रूप में हम ये अपनी भूमिका का निर्वहन तो करते ही हैं और इस भूमिका में कई जगह हमें जानकारी के अभाव में चिंतित होना पड़ता है। कई जगह जानकारी के अभाव में सही कदम न उठाने से भी हमें दंड की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा इसका सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जब आपको सूचना चाहिए होती है, उदाहरण के लिए मैं पीसीसीएफ ऑफिस का लोक सूचना अधिकारी 3 साल लगातार रहा। लोक सूचना अधिकारी के हैसियत से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा था, परंतु मुझे स्वयं एक बार ऐसा महसूस हुआ कि जब हमारा प्रमोशन हुआ तो हमारे प्रमोशन में हमसे आगे कौन है, हमसे पीछे कौन है और क्यों इस तरह की स्थिति निर्मित हुई, ये जिज्ञासा मन में हुई। तो मुझे लगा कि सूचना के अधिकार का उपयोग किया जाना चाहिए और मुझे ये जानकारी हासिल करना चाहिए। मैंने ये निश्चय किया कि मुझे जो डीपीसी है उसकी प्रोसीडिंग संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का या केंद्र सरकार का इतना अच्छा सिस्टम है कि आप इंटरनेट पे जाइए, वेबसाइट पे, और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एक 4-5 लाइन का फॉर्म रहता है, उसको आप रजिस्टर कर लीजिए। इसके बाद आप उसी फॉर्म में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो आपको सब कुछ बताएगा कि आपका एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है। जब आपने सब्जेक्ट उसमें डाल दिया तो अपने आप बता देगा किस विभाग से आपको सूचना मिल सकती है। वो विभाग आप क्लिक कर दीजिए। उसको क्लिक करने के बाद वो आपको
ये बता देगा इसका लोक सूचना अधिकारी कौन है और क्या है, और एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उस फॉर्म को आप भर दीजिए। उसको भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो 10 रुपये की फ़ीस के लिए वो ऑप्शन देगा। आप अपनी नेट बैंकिंग के द्वारा या डेबिट कार्ड से उसकी फ़ीस जमा कर दीजिए, आपको वो धन्यवाद देगा। और इसके बाद अपने आप आपको सूचना जब भी आप लॉगिन करेंगे बताता रहेगा कि अब आपकी एप्लीकेशन फलाने डेस्क पे है, उसका नंबर का संबंधित अधिकारी का नाम ये, आप उनसे बात कर सकते हैं। और ठीक 30 दिन बाद मैं इंतज़ार कर ही रहा था कि अब शायद मुझे फ़ीस जमा करनी होगी रिकॉर्ड्स की, पर वो फ़ीस का कागज़ तो नहीं आया। पर मैं जब घर पहुंचा तो बाई पोस्ट मेरे पास लिफाफा पड़ा हुआ था जिसमें मेरे जो मैंने चाहे थे डॉक्यूमेंट मुझे मिल गए। मैंने सारा देख लिया कि मेरे सीआर कैसे थे, मुझे क्या नंबर प्राप्त हुआ और मेरी पोजीशन कहाँ थी, संतुष्ट हो गया। इसी तरह से आप में से हर किसी को ये ज़रूरत पड़ सकती है भविष्य में कि आपको लगे कि भाई आपके साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा, कहीं आपको जानकारी गलत तो नहीं देगी, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जब आप स्वयं जानकारी प्राप्त करने की भूमिका में रहते हैं तब समझ में आता है कि एक्ट कितना अच्छा है और कितना भले का है। एनीवे, अब हम सूचना के अधिकार पे आ जाते हैं। मैं शॉर्ट में जो संक्षिप्त में जो हमसे आपसे संबंधित रोज़मर्रा की धाराएं हैं उनको मैं लूँगा, और जिनसे आपका वास्ता रोज़मर्रा के जीवन में नहीं पड़ता है उनको मैं जस्ट छोड़ दूँगा। पहली बात तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि जो लोग भी सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं वो एक किताब अवश्य रखें। और ये किताब है या किसी भी राइटर की सूचना के अधिकार की किताब आप रख सकते हैं। शासकीय खर्चे से इसको परचेज कर लें और अपने पास रखें और इसका अध्ययन करें ताकि आप जो भी निर्णय लें वो नियमानुसार हो। आगे बढ़े साहब, इसकी धाराएं में सबसे पहले परिभाषा। तो इस परिभाषा में मैं आपको परिभाषाएं, इसमें सूचना, देखिए सूचना की परिभाषा में किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी भी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। कुल मिला के अर्थ ये हुआ कि आपकी फाइलों में, आपके दफ्तर में जो भी रिकॉर्ड संधारित हैं वो सभी की सभी सूचना की परिभाषा में आते हैं। विशेष रूप से ध्यान दें, इसमें लॉगबुक शब्द दिया हुआ है। लॉगबुक आपका एक्ट में ही निर्धारित है कि ये सूचना है, तो लॉगबुक आपको यदि कोई मांगता है देनी पड़ेगी। परिभाषाओं में आगे है अभिलेख। अभिलेख में भी बता दिया गया है कोई दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, अलग इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई फिल्म बना के रखी है शासकीय तरीके से वो भी, या कोई फोटोग्राफ है, वो सारे के सारे, कंप्यूटर में कोई चीज़ आपने बना के रखी है वो सारे के सारे सूचना में आएगा। अब आगे है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। जो शासकीय सेवक इस काम से जुड़े हुए हैं उसमें यह है कि अपने सभी ऑफिस के सभी अभिलेखों को सूचीबद्ध करना है, सीरियली उसको डालना है और कंप्यूटर में उसको कंप्यूटराइज करना है और नेटवर्क से उसको जोड़ना है। 120 दिन के अंदर एक 17 बिंदुओं का रोस्टर होता है जो बनाना है, इसका प्रकाशन करना है और हर साल उस रोस्टर को हमें अपडेट करना है। जो कोई उसमें परिवर्तन हुए, जैसे कई जगह पदस्थापनाओं का परिवर्तन हो जाता है, टेलीफोन नंबर चेंज हो जाते हैं, वो हर साल हमको बदलना है। महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण के समय सभी सुसंगत तत्वों का प्रकाशन, यदि कोई शासन नीति बना रहा है उसका प्रकाशन हमें करना पड़ेगा और उस नीति से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं उनके संबंध में भी जानकारी हमको अपडेट करनी होगी। 17 बिंदुओं का जो रोस्टर है उसको इंटरनेट पे डालना है स्वयं से और प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से जनता को सहज रूप से पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। स्थानीय भाषा में भी उन सबको करना है। तो ये जो धारा 4 है इसके तहत जो भी कार्रवाइयाँ करनी है ये वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की ओर से सारी कार्रवाइयाँ कर दी गई हैं और इनका हर साल अपडेट भी किया जाता है। आप चाहें तो जो एमपी फॉरेस्ट की वेबसाइट है उस पे जाकर सूचना के अधिकार के हेडिंग में क्लिक करके इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि प्रदेश का लोक सूचना अधिकारी कौन है, अपीलेट अधिकारी कौन है और पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में कौन सूचना अधिकारी है, कौन अपीलेट अधिकारी, ये सारी जानकारी और क्या क्या सामग्री वो सारी की सारी प्रकाशित हो चुकी है। ये केवल आपके जानकारी के लिए है, मुख्यालय स्तर से सारी कार्रवाइयाँ कर दी गई।
अगला है धारा 5, जिसमें कि लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम है और उनको नियुक्त की जानी है अपीलीट अधिकारियों को। ये समस्त कार्यवाहियां भी यहाँ से मुख्यालय से कर दी गई हैं। आप चाहें तो इसको वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब मुख्य धारा है धारा 5(3) लोक सूचना अधिकारियों के कर्तव्य और उनकी बाध्यताएं। 5(3) है सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के अनुरोध पर कार्रवाई करना, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्त सहायता प्रदान करना। ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि कई बार कोई अनपढ़ व्यक्ति आता है, वो आवेदन नहीं लिख पाता है, तो हमें वो उसकी बात को सुन करके वो सारी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, या हमें खुद लिखना पड़ेगा, या किसी सहायक को बैठा करके उसके आवेदन को आपको लिखना पड़ेगा। कई अधिकारी ये कह देते हैं कि उसने निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र नहीं दिया है, इसलिए हम इसकी सूचना इसको नहीं देंगे। यह नियमानुसार नहीं है। यदि उसने निर्धारित प्रारूप में नहीं दिया है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, तब भी हमें उसको बैठा करके उसके साथ भद्रतापूर्वक व्यवहार करके उसकी समस्या को ले करके और उसको हमें लिखना होगा और उस पर कार्रवाई करनी होगी। धारा 5(4) है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह है अन्य किसी अधिकारी की सहायता की मांग करना जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है। 5(5) है जिससे लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(4) के तहत सहायता मांगी गई है, वह सभी सहायता प्रदान करेगा। ऐसे अन्य अधिकारी को सदनियम के प्रयोजन के लिए लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। इस धारा को समझने की जरूरत है। लोक सूचना अधिकारी अकेला व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता। उसके पास आवेदन आएगा, वो हो सकता है संबंधित शाखा में मार्क करे, संबंधित जो अकाउंटेंट साहब उसके प्रभारी होंगे उस फाइल को उसको मार्क करेगा। तो ये जो धारा 5(4) है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको वो आवेदन भेजेगा कि इसकी जानकारी आप बना के तैयार करके हमें दीजिए, हमें इसी को देना है, वो लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। और अगर लोक सूचना देने में विलंब होता है या सूचना नहीं दी जाती है, तो धारा 5(4) के तहत ऐसा वो अधिकारी या कर्मचारी जो सहायता करने में फेल हुआ है, वो दंड का भागी होगा जो लोक सूचना अधिकारी को दंड मिलना चाहिए। तो ये धारा बहुत जरूरी है, इसको ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सामान्यतः यही होता है दफ्तरों में, लोक सूचना अधिकारी उस कागज को मार्क कर देते हैं स्थापना शाखा, ये जानकारी आप दीजिए। अब स्थापना शाखा यदि वो जानकारी टाइम से नहीं देते हैं या बिल्कुल ही नहीं देते हैं या अभिलेख को नहीं खोज पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सारा का सारा दंड का भागी स्थापना शाखा प्रभारी जिसको दी गई वो होगा, ना कि लोक सूचना अधिकारी। तो इस धारा को समझना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो अभिलेख आपके पास कानूनी तौर पर ऑफिशियली होना चाहिए, यदि आप उसको ये कह देते हैं कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किसी कारण से फाइल गुम गई या कोई और बात है, तो ये कानून के तहत मान्य नहीं होगा। ये माना जाएगा कि हम लोगों ने उस अभिलेख को उपलब्ध कराने में जानबूझ करके गलती की है और इसके लिए हमें दंडित होना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि साहब ये अभिलेख हमारे पास नहीं है। अभिलेख यदि आपके पास होना चाहिए तो निश्चित रूप से होना चाहिए। सूचना के अधिकार अधिनियम का जहां उद्देश्य लोगों को सूचना उपलब्ध कराना है, वहीं इसका उद्देश्य हमारे शासकीय कार्यालय की कार्यप्रणाली को सही करना भी है कि हम अपने अभिलेखों को अद्यतन करते रहें, उनका संधारण ठीक से करते रहें और उन अभिलेखों का रखरखाव ठीक से करते रहें। आगे बढ़ेंगे। धारा 6(1) अब ये शुरू होता है कि सूचना किस तरह से लोग मांगते हैं और किस तरह से हमें देना है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ शब्द व्यक्ति है इसलिए ये ध्यान दें, जब आप स्वयं कोई सूचना अपने उपयोग के लिए मांगते हैं तो आप यदि अपने पद के हिसाब से सूचना मांगेंगे कि मैं परिक्षेत्राधिकारी फलाना फलाना फलाना, तो ऐसी स्थिति में संबंधित लोक सूचना अधिकारी आपको जानकारी देने से इनकार कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार केवल व्यक्ति को दिया हुआ है, किसी अधिकारी को नहीं। इसलिए जब कोई अधिकारी किसी समस्या से ग्रस्त है, किसी परेशानी में है और ऐसी स्थिति में वो कोई सूचना अभिलेख चाहता है, तो उसे व्यक्तिगत पते से अपने नाम से सूचना मांगनी होगी। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। वह आवेदन अंग्रेजी में कर सकता है या हिंदी में कर सकता है या राजभाषा में कर सकता है। इसी में मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार फीस तथा अपील नियम 2005 बनाए हैं, जिसमें आवेदन के शुल्क के रूप में 10 रुपये की व्यवस्था की गई है। ये 10 रुपये की जो फीस है, ये समुचित रसीद की
रसीद इसको आपको देनी पड़ेगी। और ये नगद में यदि वो नगद देता है आवेदक तो नगद में लेना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट देता है, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर या नॉन जुडिशियल स्टैम्प के साथ वो देता है खजाना दाखिली की मूल प्रति सहित, तो आपको उसको मान्य करना होगा। तो ये ध्यान दे लें कि फीस के रूप में इतनी चीज़ें मान्य हैं: नगद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, पोस्टल ऑर्डर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, राशन कार्ड की कॉपी या कुछ भी चीज़, तो ऐसे व्यक्ति को आपको निःशुल्क फॉर्म प्राप्त करना होगा और उसको सूचना भी निःशुल्क देनी होगी। अब सूचना जो आप देंगे उसको 30 दिन के अंदर, उसके लिए क्या फीस है वो भी इसमें निर्धारित है। इसी में मध्य प्रदेश के जो नियम है उसमें प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है A3 A4 साइज का, 2 रुपये प्रति पेज। प्रिंटेड फॉर्म के लिए 2 रुपये प्रति पेज। और अगर A3 A4 साइज से बड़ा पेपर है तो जो वास्तविक लागत है पेपर की वो आपको से वसूल करना है। इसके अलावा कई बार स्थिति ये होती है कि लोग अभिलेखों को देखना चाहते हैं ताकि देखने के बाद वो जो अभिलेख उनको चाहिए वो अभिलेख मांग सकें, या कई बार हमें भी उनको ये देना पड़ता है ये ऑप्शन कि वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे अभिलेख मांगता है, साहब इस फाइल की कॉपी, उस फाइल की कॉपी। तो ऐसी स्थिति में भी आप उनको ये दे सकते हैं कि आप अभिलेखों का अवलोकन कर लें। अवलोकन करने के बाद जो आपके काम की चीज़ हो उसके लिए आप मांग कर सकते हैं। तो अभिलेखों के अवलोकन करने पर 1 घंटा तथा उसके कम समय के लिए 50 रुपये, मतलब मिनिमम 50 रुपये फीस उसको जमा करनी होगी, तभी आप उसको फाइलों का अभिलेखों का अवलोकन कराएंगे। और 1 घंटे से ज़्यादा यदि वो बढ़ता है तो प्रत्येक 15 मिनट के लिए फिर 25 रुपये और देने होंगे। नमूना यदि कोई लेना चाहता है, कोई सैंपल लेना चाहता है किसी चीज़ का, कई बार ये जो है सामग्री है, निर्माण सामग्री, उसको सैंपल लोग लेना चाहते हैं, तो नमूने का जो निर्धारित कीमत है वो आप जमा करा सकते हैं उससे। कंप्यूटर में यदि कोई चीज़ है और उसको डिस्क, फ्लॉपी या कैसेट आदि जो भी वो चाहता है तो उसकी जो कीमत होगी वो उससे आप लेकर के उसको प्रदान कर सकते हैं। अब गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों के लिए कुछ प्रावधान है, उसको जरूर देख लें आप। और ये प्रावधान मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार, अपील फीस तथा अपील नियम में ही है। चाही गई सूचना यदि आवेदक से सीधे संबंधित है, देखें इसमें ध्यान दें, अगर गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र वो देता है प्रमाण, और ऐसी कोई सूचना मांगता है जो मांगी गई सूचना उससे सीधे संबंधित है और आपके पास जिस प्रारूप में वो मांग रहा है उस प्रारूप में उपलब्ध है, तो यदि वो सूचना देने में संबंधित अभिलेख की सुरक्षा किसी तरह से प्रभावित नहीं होती है तो आपको उसको निःशुल्क उपलब्ध कराना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये चीज़ केवल गरीबी रेखा के बारे में लागू होती है। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि कोई भी आदमी सूचना मांग रहा है और उससे सीधे संबंधित नहीं है तो उसको नहीं देना है। सूचना के बारे में आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उससे पूछ सकें कि ये सूचना वो क्यों मांग रहा है, इस सूचना का वो क्या करेगा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम ये नहीं पूछ सकते। परंतु मध्य प्रदेश का जो नियम है उसके तहत यदि गरीबी रेखा के अंतर्गत हमें निःशुल्क सूचना देनी पड़ रही है, तब पहला पॉइंट ये है कि यदि सूचना उससे सीधे संबंधित है और निर्धारित प्रारूप जिसमें वो मांग रहा है उस प्रारूप में आपके पास संधारित है, तो आपको उसको निःशुल्क प्रदान करना है। दूसरा पॉइंट है कि यदि चाही गई सूचना उससे सीधे संबंधित नहीं है, मतलब जो व्यक्ति सूचना मांग रहा है उससे जो सूचना मांगी जा रही है वो सीधे उससे संबंध नहीं रखती है और वो सूचना 50 पृष्ठों से कम की है, और अगेन वही पॉइंट है कि हमारे जो अभिलेख है उसके सुरक्षा के लिए हानिकारक नहीं है, तब हमको उसको निःशुल्क प्रदान करना है। कुल मिला के मतलब ये हुआ, यदि सूचना उससे सीधे संबंधित नहीं भी है और 50 पृष्ठों तक सीमित है तो 50 पृष्ठों तक की जानकारी आप उसको निःशुल्क प्रदान करेंगे। परंतु इसका दूसरा अर्थ ये हो गया कि यदि 50 पृष्ठों से ज़्यादा की सूचना मांग रहा है और उससे सीधे संबंधित भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको जो धारा 79 है एक्ट की, मतलब जो भारत का कानून है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसकी धारा 79 है, धारा 7 की उपधारा 9, उसके तहत उसको कारण अभिलेखित करते हुए ऐसी सूचना को इनकार किया जा सकता है, परंतु उसके लिए उसको नस्ती अवलोकन की सुविधा दी जाएगी
कि भाई ये जो सूचना आप मांग रहे हैं 50% से ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में हमारा जो ऑफिस है ये बजाय आपको शासकीय कार्य करने के, सामान्य शासकीय कार्य, ये सूचना के देने में ही पूरा हमारा समय नष्ट होगा, अतः हम ये सूचना आपको नहीं दे सकते हैं इस धारा के तहत, परंतु आप इसका अवलोकन कर लें और उसको 50% आप सेलेक्ट कर लें कि इसमें से वो 50% कौन से हैं जो आप लेना चाहेंगे, तो आप उसको फिर निःशुल्क प्रदान कर सकते हैं। अब शुल्क की बात चली है तो अपील की शुल्क भी मैं बता देता हूं। प्रथम अपील जब वो करेगा प्रथम अपीली अधिकारी के पास, तो 50 रुपए का शुल्क उसको देना होगा। इसी तरह से जब प्रथम अपीली अधिकारी के आदेश से वो संतुष्ट नहीं है आवेदक, तो फिर वो राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकता है और ऐसी स्थिति में उसको 100 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब लोक सूचना अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं और क्या उसकी बाध्यताएं हैं। पहले जो बताई थी वो लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं थी। लोक प्राधिकारी का अर्थ हो गया प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय के लिए और अन्य कार्यालयों के ऑफिस प्रमुख। अब लोक सूचना अधिकारी पे सीधे आ जाते हैं। धारा 6(1) कहती है कि 6(1) के तहत आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा लिखित में और शुल्क भी देगा, जिसको हम रसीद देकर प्राप्त करेंगे। पर यहाँ पुनः यही कह दूं मैं, पूरा पहले बताया गया है कि यदि वो अनपढ़ है या निर्धारित प्रपत्र में लिख पाने की स्थिति में नहीं है तो आप उसको सहायता आपको उपलब्ध करानी होगी। धारा 6(2) आवेदक से हमें ये ध्यान देना है कि उसका संपर्क का पता, डाक का पता, इसके अलावा हम और उससे कोई ब्यौरा नहीं मांगेंगे। हम उससे ये नहीं कह सकते कि आपको ये सूचना क्यों चाहिए है, आप क्यों ऐसा मांगना चाहते हैं। केवल हम उससे डाक का पता मांगेंगे और टेलीफोन नंबर हो गया, ताकि उससे हम संपर्क कर सकें, सूचना भेज सकें। धारा 6(3) अगली, जहां चाही गई सूचना अन्य लोक प्राधिकारी। 6(3) बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आवेदक ऐसी सूचना मांग लेता है जो आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है या आपके कार्यालय में उसका संधारण नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में 6(3) हमारे ऊपर ये बाध्यता रखती है, हमारे ऊपर ये दायित्व डालती है कि बजाय सीधे हम उसको रिजेक्ट कर दें कि आप हमारे पास ये जानकारी नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, हमें यदि हमको जानकारी है कि ये सूचना किस कार्यालय से संबंधित है तो 6(3) के तहत हमें उस कार्यालय को वो आवेदन पत्र ट्रांसफर करना पड़ेगा, अंतरण करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसमें अधिकतम टाइम लिमिट भी निर्धारित है कि 5 दिन के अंदर आपको ये आवेदन पत्र उसको ट्रांसफर करना आवश्यक है। यदि 5 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और उस पर्टिकुलर आवेदन के लोक सूचना अधिकारी आप ही माने जाएंगे। अब आपके ऊपर बाध्यताएं ये आ जाएंगी कि अब आपकी व्यक्तिगत जवाबदारी हो जाएगी कि संबंधित कार्यालय से उस सूचना को प्राप्त करें और फिर उस आवेदक को उपलब्ध कराएं। कई बार स्थिति ये होती है कि आपके पास तो ये अभिलेख है ही नहीं और जिस कार्यालय को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस कार्यालय में भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। यदि 5 दिन से ज़्यादा का समय गुजर गया तो ट्रांसफर अंततः मान्य नहीं किया जाएगा और अब वो अभिलेख उपलब्ध न करा जाने के लिए आपका उत्तरदायित्व निर्धारित होगा और दंडित आप होंगे, ना कि सामने वाला। जबकि यदि आप 5 दिन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आप लोक सूचना अधिकारी इस प्रकरण में नहीं रहेंगे, ना ही आपके वरिष्ठ उसके अपीलित अधिकारी रहेंगे, बल्कि जहां आपने ट्रांसफर किया है वो कार्यालय उसका लोक सूचना अधिकारी होगा और अपीलित अधिकारी भी उसी के अपीलित अधिकारी होंगे और आप सारी जवाबदारियों से बचे रहेंगे। तो इसमें ध्यान देने की, इसमें मैंने मुख्यालय में अनुभव किया कि जब कोई आवेदन देता है तो आवेदन लोक सूचना अधिकारी के सामने पुटअप होता है और हम उसमें दस्तखत करके डेट डाल देते हैं। जैसे आज की डेट डाल दी हमने 24/11/16 और इसके बाद हम उसको फाइल में भेज देते हैं ऑफिस को। ऑफिस में वो 2-3 दिन पड़ा रहता है और इसके बाद वो रिसीट होता है। रिसीट होने के पश्चात संबंधित सेक्शन में, सूचना का अधिकार सेक्शन में जाकर के फिर वापस आपके पास निर्णय के लिए पुटअप होता है। अगर उस स्टेज में आप ये पाते हैं कि ये सूचना तो मेरे कार्यालय संबंधित नहीं है, किसी और कार्यालय से है, तब आप उसमें फिर अंतरण करने का निर्णय 6(3) के तहत लेते हैं धारा। और ऐसी स्थिति में यदि 1-2 दिन का समय लेटर ड्राफ्ट करने में, डिस्पैच करने में लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि 5 दिन से ज़्यादा का समय गुजर जाता है तो वो अंतरण मान्य नहीं किया जाएगा और वो जवाबदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। तो ये बड़ी विकट स्थिति होती है और इसके लिए हम दंडित हो सकते हैं भविष्य में। अतः इसमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है।
जिस दिन लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त हो उसी दिन उस पर निर्णय ले लेना चाहिए कि ये जानकारी हमारे कार्यालय में है अथवा नहीं है। यदि हमारे कार्यालय में उपलब्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको 30 दिन तक दे सकते हैं। यदि उपलब्ध नहीं है आपको, जैसे कई जगह एसडीओ साहब लोग इसके लोक सूचना अधिकारी हैं वन मंडल कार्यालय के, अब एसडीओ साहब के पास आज की तारीख में कागज आया, उन्होंने देखा कि ये वन मंडल कार्यालय के व्यय लेखापाल शाखा से संबंधित जानकारी है। अब उसको वो व्यय लेखापाल को भेजेंगे, 2-3 दिन वहाँ पे निपट जाएगा रिसीट में, डिस्पैच में। तो ऐसी स्थिति में 5 दिन का समय गुजर सकता है। तो इसमें तत्परता दिखाने की बहुत आवश्यकता है। कई बार इसमें ये भी लगा लेते हैं लोग कि एक कार्यालय में इस टेबल से उस टेबल में, या एक कार्यालय से जो दूसरे कार्यालय में डिवीजन ऑफिस में जानकारी गई तो डिवीजन ऑफिस अपना दिन उस दिन से गिनता है जिस दिन उसको प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है, जिस दिन लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है कागज उसी दिन से ये 5 दिन की गणना। तो कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। यदि आप ऐसा पाते हैं, आवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपको ऐसा लगता है कि ये सूचना आपके पास नहीं है, कई जगह उत्पादन वन मंडल की जानकारी मांगी जाती है परंतु वो सामान्य वन मंडल में दे देता है आवेदन, तो आपको उसी दिन या अगले दिन या 5 दिन के अंदर उस आवेदन को संबंधित लोक सूचना अधिकारी उत्पादन वन मंडल को भेजना बहुत आवश्यक है। कई जगह जानकारी का संबंध मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से होता है, आपको उसको ट्रांसफर करना जरूरी है। कई जगह जानकारी का संबंध रेंज ऑफिस से होता है, तो आपको लोक सूचना अधिकारी परिक्षेत्र को भेजना जरूरी है। कई जगह ऐसी जानकारी मांग ली जाती है जो मुख्यालय के ऑफिस से संबंधित है, किसी भारतीय वन सेवा अधिकारी या वन मंडल अधिकारी के बारे में पोस्टिंग की जानकारी मांगी जाती है, तो आपको उसको इमीडिएटली 5 दिन के पहले यहाँ मुख्यालय को ट्रांसफर करना बहुत आवश्यक है। तो इस पे ध्यान दें। इसके बाद 7.1 है जिसमें आपको अभिलेख देना है। मोटा मोटा ये कि 30 दिन की आपकी सीमा है और 30 दिन ये कुल मिलाकर के उसको जानकारी देने तक। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है, सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में धारा 8, धारा 9, धारा 7, 9 के अनुसार कारण सहित विनिश्चय पारित करना पड़ेगा। यदि आप ये मानते हैं ये सूचना आप नहीं दे सकते हैं, कारण जो भी हो, और इसमें धाराएं दी हुई हैं, धारा 8, धारा 9, धारा 7, 9। अभी विस्तार से इनके जब इन धाराओं का नंबर आएगा तो इस पर अपन चर्चा करेंगे कि धारा 8 के तहत सारी सूचनाएं हैं ए से लेकर आई तक जो आपको देने से छूट है, जिनको प्रकट करने से छूट है। धारा 9 के तहत ऐसी कोई सूचना है जिसमें आपका कोई कॉपीराइट अधिकार है। यदि कोई आपने रिसर्च पेपर सबमिट किया है या कोई ऐसी चीज़ सबमिट किया है जो आपका व्यक्तिगत अधिकार का कागज है, तो आप उसको लोक सूचना अधिकारी वो नहीं दे सकता है जब तक कि आपसे पूछ न ले। इसी तरह से 7.9 पहले बताई जा चुकी है कि यदि सूचना इतनी बड़ी मात्रा में मांगी जा रही है कि आपका पूरा अमला, पूरा ऑफिस उसी सूचना को बनाने, उसी सूचना को देने में, अभिलेखों को निकालने में ही लग जाएगा और आपका शासकीय कार्य प्रभावित होगा, तो आप उसको मना कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि आप अभिलेख देख लें और नस्ती देख करके आपके काम की जो चीज़ें हैं वो आप चिन्हित कर दें, उनको दे दिया जाएगा। जहाँ मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, कई बार ऐसी कोई जानकारी मांगी जाती है कि यदि आप नहीं देते हैं जल्दी, सामने वाले का जीवन खतरे में पड़ सकता है। आप इसको दूसरे रूप में यूँ देखें कि अस्पतालों से जानकारी मांगी जाती, शासकीय अस्पताल है, उसमें कोई आदमी एडमिट है, वहाँ भी RTI लग सकती है, तो ये जानकारी 48 घंटे के अंदर हमें देना जरूरी है। समहाउ वन विभाग में ऐसी कोई जानकारी अभी तक देखने में नहीं आई है, परंतु यदि आपको भविष्य में कभी ऐसा सामना करना पड़ता है, कोई आदमी कहता है कि साहब ये जानकारी नहीं देंगे आप जल्दी, तो सामने वाले का जीवन संकट में पड़ सकता है, तो आपको ये देना पड़ेगा 48 घंटे के अंदर। 30 दिन की सीमा को ऐसी स्थिति में 48 घंटे कर दिया गया है। यदि आप 7.2 धारा कहती है यदि आप 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं दे पाते हैं तो आपको विनिश्चय जारी करना पड़ेगा, मतलब एक ऑर्डर जारी करना पड़ेगा जिसमें एक कारण लिखने पड़ेंगे कि आपने क्यों जानकारी नहीं दी है, और आपको वो कारण जो है नियमानुसार होना चाहिए। मतलब यदि धारा 8 के तहत है या धारा 9 के तहत है, धारा 7.9 के तहत है, तो ये कारण देते हुए आप जानकारी देने से मना कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ऑर्डर पारित करना पड़ेगा। और उस ऑर्डर में लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप चाहें तो इसके अपीलेट अधिकारी श्री फलाने फलाने फलाने, उनका पद ये, उनका मोबाइल नंबर ये, उनका पता ये, उनका लैंडलाइन नंबर ये है, इनके पास आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं।
ये आपको लिखने का दायित्व है। यदि आप नहीं लिखते हैं तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। आगे है 7(3) धारा, सूचना हेतु आवेदक को राशि तथा उसकी गणना का आधार प्रेषित करना। अब यदि आप 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, जो भी आपको सुविधाजनक है, आप ये पाते हैं कि इस चाहिए गई सूचना के लिए हमको 10 कागज या 20 कागज या 50 कागज उनको देने हैं, तो आपको इसको कैलकुलेशन देना पड़ेगा कि आप इतना पैसा दें। यदि आपको 20 पेपर देने पड़ रहे हैं तो आपको 2 रुपए के हिसाब से 20 दूनी 40 रुपए का आप डिमांड ड्राफ्ट या जो पहले बताई गई चीजें उसमें आप दें। तो ये आपको, आपका दायित्व है कि आप इसको सूचित करें ताकि वो पैसा जमा कर सके। यहाँ एक बात नोट करने की चीज है कि जिस दिन आप ये सूचना उसको देते हैं, डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच का अर्थ ये नहीं है कि आपने डिस्पैच रजिस्टर में नंबर चढ़ा दिया, नंबर 512, डेट 24/11/16, और आप 2 दिन तक अपने दफ्तर में उस कागज को रखे रहें। ये डिस्पैच का अर्थ नहीं है। कई लोग डिस्पैच का यही अर्थ निकालते हैं कि उसको नस्ती में चढ़ा दिया और इसके बाद पड़ा है कागज। लोक सूचना अधिकारी को ये देखना जरूरी है कि आपने जिस दिन साइन किए हैं कागज पे उस दिन वो डिस्पैच हो जाए, और डिस्पैच हो करके स्पीड पोस्ट से उसको भेजने के लिए स्पीड पोस्ट की रसीद आपके पास आ जाए। स्पीड पोस्ट की जो डाक खाने की रसीद है वो माना जाता है डिस्पैच का आधार। तो ये डिस्पैच शब्द से इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने डिस्पैच कर दिया कागज, मान लीजिए 30 दिन के अंदर, 30वें दिन कर दिया, तो भी आप गलत नहीं है। 30 दिन के अंदर आपने पैसा भरने के लिए चिट्ठी लिख दी तो आप राइट हैं, क्योंकि अधिनियम में ये प्रावधान है धारा 7(3) का के तहत कि आपका डिस्पैच करना और उस आदमी का, आवेदक का पैसा जमा करना, इसके बीच में जो समय गुजरेगा वो 30 दिन की गणना में नहीं लिया जाएगा। अर्थात 30वें दिन या 29वें दिन अगर आप कागज डिस्पैच कर देते हैं पैसा भेजने का, वो भी स्पीड पोस्ट की रसीद के साथ, तो यदि वो 5 दिन बाद पैसा जमा करता है तो 5 दिन 30 दिन में जोड़े नहीं जाएंगे। और यदि वो 1 महीने बाद पैसा जमा करता है, 2 महीने बाद जमा करता है, तो भी वो पैसा वो 30 दिन में जोड़ा नहीं जाएगा। 30 दिन की गणना डिस्पैच करने और उसके वास्तव में पैसा जमा करने के बीच के दिनों को घटा के की जाएगी। तो ये ध्यान देने वाली बात जरूर है। कई लोग ये पूछते हैं कि साहब यदि कोई पैसा जमा ही नहीं करता है तो हम कब तक इंतजार करें? तो इसमें आपके लिए यही है, जब तक वो पैसा जमा नहीं करता है तो आप डॉक्यूमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समाप्त हो गई। सूचना के अधिकार में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि यदि वो नहीं देता है तो उसके आवेदन को आपको नस्तीबद्ध करना या समाप्त करना है। आप उसकी फाइल ऑफिस में रहने दें, नहीं जमा कर रहा है तो खत्म हो गई बात। वो तो मांगना उसको है अभिलेख, यदि वो पैसा नहीं दे रहा है तो वो प्राप्त नहीं करेगा। धारा 7(4) है, छोटी छोटी बातें हैं। संवेदनात्मक रूप से निःशक्त व्यक्ति को सूचना पहुंच को समर्थ बनाने के लिए समुचित सहायता प्रदान करेगा। कोई व्यक्ति यदि निःशक्त है, चलने फिरने में, लिखने में अपंग है और किसी तरह की उसकी दृष्टि बाधित है, सुन नहीं सकता, तो आपको उसकी पूरी हेल्प करनी है। 7(5) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई सूचना है वो आपको बताना है। गरीबी रेखा के नीचे का आवेदक है तो उसको आपको सूचना बिना पैसे के देनी है। धारा 7(6) है, समय सीमा बीतने के पश्चात सूचना निःशुल्क देना होगा। यदि आप 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आपको फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क सूचना उसको देनी पड़ेगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अधिकतर लोग ये कोशिश करते हैं कि जब आप उसको फीस का पैसा बताते हैं, और ऐसा कई बार लगता है उसने इतनी ज़्यादा सूचनाएं मांग ली हैं, पहले उसको पता नहीं था कि जो वो जानकारी मांग रहा है वो उसका संख्या पेपर्स की कितनी होगी, तो उसने मांग ली। जब आपने उसको बताया कि भई आपको इसको 15,000 या 20,000 रुपये लगेगा, तो फिर वो पैसा जमा नहीं करता है। तो जब तक वो पैसा नहीं जमा करता तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु वो व्यक्ति कोशिश ये करेगा पूरी कि उसको पैसा ना देना पड़े और फ्री में सूचना देनी पड़े। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपकी गलती कहीं ये ना हो जाए कि 30 दिन की जो समयावधि है आप उसके अंतर्गत सूचना देने में असफल पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में 31वें दिन आपको पूरी की पूरी जो सूचना है वो फ्री ऑफ कास्ट देनी पड़ेगी। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि यदि फ्री ऑफ कास्ट सूचना देनी पड़ी, कल ऑडिट इसको पकड़ सकता है
कि वास्तव में श्री फलाने फलाने लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूरे वर्ष में कितनी रुपए की सूचना उसकी गलती के कारण फ्री ऑफ कास्ट देनी पड़ी और सरकार को इसका नुकसान हुआ, तो वो राशि आपसे वसूली योग्य हो सकती है और आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है कि शासन का नुकसान हम अपने असावधानी के कारण, लापरवाही के कारण ना होने दें। यहाँ यह भी एक जरूरी बात है, कई बार जब लोक सूचना अधिकारी के स्वयं के कब्जे में कोई अभिलेख नहीं होता है, उसको किसी अन्य शाखा से उपलब्ध कराना है। उदाहरण के लिए जैसे एसडीओ साहब डिवीजन ऑफिस के लोक सूचना अधिकारी हैं और उनको ऐसी सूचना मांगी गई है जो कि व्यय शाखा वनमंडल कार्यालय के उसके पास है। एक्सपेंडिचर अकाउंटेंट को आप सूचना भेजेंगे कि भाई ये सूचना आप उपलब्ध कराएं। अब एक्सपेंडिचर अकाउंटेंट यदि वो ध्यान नहीं देते हैं और उसका फोटोकॉपी करा डालते हैं वाउचर्स की, मान लीजिए उसने 50,000 रुपए की या 20,000 रुपए की या 10,000 रुपए की फोटोकॉपी करा डाली। यदि 20,000 डॉक्यूमेंट है, 10,000 डॉक्यूमेंट हैं तो 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए हो जाएंगे। और 20,000 की फोटोकॉपी करा के और आपके ऑफिस में आपको दे दी कि साहब ये डॉक्यूमेंट है, आप उसको दें। और अब आप यदि उसको सूचना देते हैं सामने वाले आवेदक को कि आप 20,000 रुपये जमा करें और फिर वो आवेदक 20,000 रुपये जमा नहीं करता है, तो ये जो 20,000 रुपये की स्टेशनरी की आपने फोटोकॉपी करा डाली है, ये भी शासन का नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उसको बताएं जहाँ से भी आपको जानकारी लेनी है कि वो उन पेपर्स को पहले गिने और गिन करके आपको संख्या की सूचना दे दे कि भाई इसमें इतने संख्या में पेपर हम उसको देंगे। तो आप उसको चिट्ठी डाल दें कि भाई इतने संख्या मतलब 2 रुपए के हिसाब से इतने रुपए आपको जमा करने होंगे। जब तक वो पैसा जमा नहीं करता है तब तक आप वो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी नहीं होने दें। कृपया इसका ध्यान दें। और यहाँ ये भी जरूरी है कि सूचना प्राप्त करने वाला आदमी इस प्रयास में रहेगा कि उसको पैसा न देना पड़े। तो ये देख लें आप कि वो डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करने में इतना समय न लग जाए कि आप 30 दिन के बाद दे पाएं, अन्यथा फिर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी और आपको जवाबदार ठहराया जा सकता है। अगली धारा है, जब आप विनिश्चय पारित करेंगे, मतलब ऑर्डर पारित करेंगे कि आपको सूचना नहीं देनी है या देनी है, तो एक धारा 11 है जिसमें पर व्यक्ति सूचना कही गई है, वो आगे बताई जाएगी। परंतु धारा 11 के तहत आपको यदि ऐसी कोई जानकारी मांगी जाती है कि वो तीसरे व्यक्ति संबंधित है, तीसरा व्यक्ति का मतलब होता है पहला व्यक्ति हो गया जो सूचना मांगने वाला आवेदक, दूसरा व्यक्ति हो गया सूचना प्रदान करने वाला लोक सूचना अधिकारी, और तीसरा व्यक्ति वो व्यक्ति हो गया जिसके बारे में व्यक्तिगत सूचना मांगी जा रही है। उदाहरण के लिए आप लोक सूचना अधिकारी हैं और आपके कार्यालय में कोई कार्यरत बाबूजी हैं, कोई आवेदक उन बाबूजी से संबंधित कोई सूचना मांगता है कि साहब इन बाबूजी से संबंधित इनकी पोस्टिंग कहाँ है और ये क्या काम करते हैं, इसकी जानकारी मुझे दी जाए। ऐसी स्थिति में आपको धारा 11 के तहत एक चिट्ठी बाबूजी को देनी पड़ेगी कि आपकी ये जानकारी मांगी गई है, हम ये जानकारी देना चाहते हैं, आप अपना अभिमत दें कि जानकारी हम दें अथवा नहीं दें। पर साथियों ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कार्रवाई आपको करनी है ये भी फिर अगेन 5 दिन के अंदर करनी है, धारा 11 की कार्रवाई। और सामने वाला जो तृतीय पक्ष है उन बाबूजी को भी 10 दिन की अधिकतम समय सीमा है कि 10 दिन के अंदर ये बताए कि वो जानकारी देने के लिए अपना मत देता है अथवा मना करता है। और जब आप विनिश्चय पारित करेंगे, मान लीजिए उसने मना कर दिया कि साहब ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और ये नहीं दीजिए, और आप फिर उसमें पारित करते कि नहीं देना है, तो ऐसी स्थिति में नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो आवेदक है वो 30 दिन के अंदर फला फला अपीली अधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है। साथ ही इसकी कॉपी आपको थर्ड पार्टी को भी देनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने ये निर्णय लिया कि नहीं, ये जानकारी आपको नियमानुसार देना पड़ती है और धारा 11 के तहत संबंधित बाबूजी का आपने आवेदन निरस्त कर दिया कि ये जानकारी आपके अभिमत से हम सहमत नहीं, हम जानकारी उसको दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको जानकारी उसको वास्तव में उपलब्ध नहीं कराना है, केवल ऑर्डर पारित करना है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी बाबूजी हैं आप धारा 11 के तहत वो अधिकार है उनको कि वो 30 दिन के अंदर वो भी अपील कर सकते हैं अपीलेट अधिकारी के पास, और अपीलेट अधिकारी ये निर्णय करेंगे कि वो जो उसका आपत्ति है आपने ऑर्डर सही पारित किया या गलत। अपीली अधिकारी भी मान लीजिए आपके द्वारा पारित आदेश को यस कर देते कि हाँ ये जानकारी दिया जाए, तब वो व्यक्ति जो बाबूजी हैं आपके तृतीय पक्ष वो राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं
और राज्य सूचना आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। धारा 79 जो पहले बताई गई वही है। कई बार इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी मांगी जाती है या कई बार आवेदक को जानकारी का पता नहीं होता कि मैं क्या चाह रहा हूँ, तो कुछ लंबा चौड़ा लिख देता है। तो 79 धारा ये आपको उपलब्ध कराती है प्रावधान कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इस जानकारी को देने में, इस जानकारी को फाइलों में से निकालकर फोटोकॉपी कराने में, ढूंढने में आपका पूरा कार्यालय सब शासकीय कार्य छोड़कर जो लोकहित के कार्य हैं इसी जानकारी को बनाने में लग जाएगा, तो आपका जो वो है मानव संसाधन तथा आर्थिक संसाधन, ये आपके विपरीत रूप से प्रभावित होंगे, मतलब इनका नुकसान होगा। तो आप उसको मना कर सकते हैं। और कई बार ये भी लगता है कि जो अभिलेख हैं इतनी बड़ी भारी मात्रा में आप कॉपी कराएंगे बाहर ले जा करके बाजार से या कहीं भी, तो ये अभिलेख भी अस्त व्यस्त हो सकते हैं, खुर्द-बुर्द हो सकते हैं, गुम सकते हैं, फट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 79 के तहत मना कर सकते हैं। परंतु अगेन वही है कि अपील में फिर यदि वो जाता है कि आपने गलत मना किया है तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने सही मना किया है। तो ये 79 इस तरह से छूट देती है। अब असली धारा जो होती है 8वीं धारा 8 जो है वो ऐसी सूचनाएं जो आपको प्रकट करने से छूट दी गई उसका वर्णन है। जैसे पहली है 8A, इसमें ए से लेकर के आई तक इतनी धाराएं हैं। ए में बताया गया है कि ऐसी कोई सूचना तो भारत की संप्रभुता से, भारत की अखंडता से, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हो या कोई वैज्ञानिक या आर्थिक हित से जुड़ी हो, ऐसी कोई साइंटिस्ट सूचना मांगता है कि उससे हमारे देश के हित प्रभावित होंगे या जानकारी दे देने में हमारी कोई बहुत बड़ी जो योजना है साइंस की वो असफल हो सकती है या लीक हो सकती है, तो हम मना कर सकते हैं। विदेश नीति पे कोई गलत प्रभाव पड़ता है वही मना कर सकते हैं। बी है न्यायालय या अधिकरण द्वारा निषिद्ध अवमानना, ऐसी कोई सूचना जिससे किसी कोर्ट की मानहानि होने की संभावना वो नहीं देना है। संसद या विधानसभा का विशेषाधिकार भंग, ऐसी कोई सूचना जिसमें विधानसभा या संसद का विशेषाधिकार भंग होता है वो सूचना भी आपको नहीं देनी है। वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति नुकसान करने वाला हो तो नहीं देना है। सपोज टेंडर आप लोग करते हैं तो किसी दूसरे का टेंडर दूसरे व्यक्ति को देखने का अधिकार नहीं है, वो नहीं देना है, क्योंकि वो दूसरा आदमी उसके टेंडर को देख करके उससे कम टेंडर डाल सकता है और आप उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह की सूचना नहीं देनी है आपको। इसी तरह से जैसे आप अपसेट प्राइस बनाते हैं, नीलाम करते हैं, तो आप अपनी सरकारी बोली बनाते हैं, तो कोई सरकारी बोली की कीमत मांगता है कि भाई आपने इस लाट की क्या सरकारी बोली रखी है, वो गोपनीय है, वो नहीं देना है आपको। इसके अलावा वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, इसका सीधा सा उदाहरण है कि यदि अस्पताल, शासकीय अस्पताल में आप एक मरीज की हैसियत से जाते हैं और डॉक्टर को अपने रोग के बारे में सब चीज़ बताते हैं कि हमको ये बीमारी है, डॉक्टर उसको रिकॉर्ड करता है। मैं कल वहाँ जाऊँ और ये कहूँ कि साहब इस मरीज की मुझे ये जानकारी दीजिए, तो ये जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने आपको वैश्वासिक नातेदारी के तहत वो जानकारी उपलब्ध कराई है। ऐसा कोई उदाहरण अगर आपके ऑफिस में भी आता है कि आपको विश्वास के रूप में कोई जानकारी दी गई तो आपको वो नहीं देना है। इसी तरह से विदेश सरकार में विश्वास में प्राप्त सूचना, ये आपसे संबंधित नहीं है, ये विदेश मंत्रालय वगैरह से, केंद्र सरकार से संबंधित है, फिर भी जानकारी के लिए है। अगला है किसी व्यक्ति के जीवन से शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सूचना, ऐसी कोई जानकारी, उदाहरण के लिए आप वो रखते हैं, अवैध कटाई होती है, चोरी की लकड़ी पकड़ते हैं, तो उसके लिए आप मुखबिर रखते हैं। मुखबिर आपको जो है इन्फार्मर आप रखते हैं, और वो इन्फार्मर आपको बताता है कि फला जगह लकड़ी है। यदि कोई आदमी ये मांगता है कि ये सूचना आपको किसने दी है, उसका नाम बताएं, तो आपको ये धारा 81G के तहत मना करना है कि 81G ये कहती है कि यदि आप उसकी जानकारी बता देंगे तो उस इन्फार्मर को कल के दिन खतरा हो सकता है जान को। अगला है 81H। 81H धारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि ऐसी कोई जानकारी जिसमें अपराधों के अन्वेषण या पकड़े जाने या अभियोजन, इसमें जो स्लाइड में दिया हुआ है इसमें अनियोजन लिखा है, सही शब्द है अभियोजन, की प्रक्रिया में अड़चन पड़ती तो नहीं देना। उदाहरण के लिए आपने POR जारी किया, अपराधी को पकड़ा और इसके बाद उसका कोर्ट चालान कर दिया। अब कोई आदमी सूचना के अधिकार के तहत या वही आदमी अपराधी ही ये आवेदन आपके पास लगाता है कि साहब इसमें जो गवाह हैं उन गवाहों के नाम, उनकी सूची, उनके पते वते मुझे दीजिए, तो आप इसको नहीं देंगे।
इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है कि चूंकि अधिनियम में अन्वेषण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब इन्वेस्टिगेशन शब्द क्या होगा, अन्वेषण किसे कहेंगे, ये परिभाषा नहीं है, इसलिए उन्होंने विभागीय जांच, सामान्य जांचें, इनको भी अन्वेषण की परिभाषा में लिया है। सीधा अर्थ ये हो गया कि उस अधिनियम के तहत उस सूचना आयोग के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया है, आगे मैं बताऊंगा इसको, उसके तहत आप यदि किसी की विभागीय जांच या किसी जांच से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो ये 81H धारा लगा करके उसको आप मना कर सकते हैं कि ये नहीं दी जाएगी। अगला है मंत्रिमंडल के अभिलेख। मंत्रिमंडल में जो निर्णय होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, वो नहीं देने हैं। ऑफ कोर्स फील्ड लेवल में मंत्रिमंडल के अभिलेख नहीं रहते हैं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, पर जानकारी के लिए आपको बताया। अगली है 81J। 81J जो धारा है, अंतिम धारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें देखिए, इसको मैं पढ़ देता हूँ। व्यक्तिगत सूचना जिसका संबंध लोक क्रियाकलाप से नहीं होता है या जिससे व्यक्ति की एकांगता में अनावश्यक अतिक्रमण होता है, जब तक कि लोक सूचना अधिकारी, यहाँ पे अधिकार लिख दिया है, अधिकारी शब्द है ये, या अपीली अधिकारी को विस्तृत लोकहित का समाधान नहीं हो जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण है 81J। सुप्रीम कोर्ट ने गिरीश रामचंद्र देशपांडे के प्रकरण में, आगे मैं उसका आपको पूरा चीज बताऊंगा, एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई आदमी किसी आदमी से संबंधित व्यक्तिगत सूचना मांगता है, व्यक्तिगत सूचना मतलब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि कोई आदमी की वेतन क्या है, कोई आदमी ने क्या खरीदी किया है, क्या संपत्ति का विक्रय किया है, आयकर कितना दिया है, या उसके संबंधियों ने क्या क्या चीज खरीदी है, ये सब मांगता है, तो ये आपको 81J के तहत मना कर सकते हैं आप। यहाँ पर यह भी है कि यदि आपको कोई मेमो मिला है सरकार से, कई बार विभागीय जांच होती है, कई बार शोकॉज नोटिस मिलता है, या कोई स्पष्टीकरण जारी होता है, वो भी 81J के तहत व्यक्तिगत जानकारी मानी जाएगी, ये आपको नहीं देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है, इसको आप ध्यान से देख लें। इसमें एक चीज जरूर दी है कि जब तक कि वो लोक क्रियाकलाप से संबंधित ना हो या विस्तृत लोकहित में दिया जाना जरूरी ना हो। उदाहरण दिया गया है कि लोक सूचना अधिकारी तराजू में एक तरफ एक पलड़े पे रखेगा निजी हित, दूसरे पे रखेगा लोकहित। यदि लोकहित निजी हित से ज्यादा वजनी है तो उसको जानकारी देना होगा, यदि लोकहित निजी हित से कम वजनदार है तो फिर जानकारी नहीं देना होगा। अर्थात इसमें निर्णय लोक सूचना अधिकारी या अपीली अधिकारी को ही लेना है। लोकहित को डिफाइन किया गया है, लोकहित क्या होना चाहिए। हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया है कि लोकहित जहां सरकार का एक नया पैसा भी खर्च होता है किसी काम को करने में, और उस काम के करने से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट सूचना है वो लोकहित में बनी हुई सूचना है, वो आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत सूचना को आप देखें, इसको थोड़ा आगे मैं और पुनः बताऊंगा। आगे है ऐसी सूचना जिसे संसद या विधानसभा को देने से इनकार नहीं कर सकते, आवेदक को देना होगा। ऐसी कोई जानकारी जो हम संसद में देते हैं, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर में देते हैं, हमको यहाँ भी देना पड़ेगी। अगली स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, धारा 8(3). ये भ्रांति बहुत है सब लोगों को कि साहब यदि 20 साल से पहले की कोई जानकारी मांगी जाती है तो हमको नहीं देना। इस धारा को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। धारा 8(3), इसकी उपधारा 1, ये 8(3) जो कहती है, उपधारा 1 के खंड ACI, मतलब जो 8 धारा है उसका खंड ए में अगर आप देखेंगे तो है न्यायालय, ए में है भारत की संप्रभुता से संबंधित सूचना, और सी में है संसद या विधानसभा का विशेषाधिकार भंग होने की सूचना, और आई जो अभी मैंने आपको आई में है मंत्रिमंडल के अभिलेख। इन 3 चीजों को छोड़कर, इनके अधीन रहते हुए ऐसी कोई भी सूचना जो 20 वर्ष पूर्व घटित हुई है, मतलब उस सूचना को जिसके संबंध में, जिस घटना के संबंध में वो सूचना अभिलेख बना है, यदि उस घटना को घटित हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो वो जानकारी आपको फिर देना पड़ेगी। अर्थ उसका ये हो गया कि ऊपर की धाराओं में जो जानकारियां नहीं देनी हैं वो भी 20 साल का समय गुजर जाने के बाद देनी पड़ेंगी।
तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः ये समझ है इस सबकी कि 20 साल पहले की जानकारी हमें नहीं देना, जबकि ऐसा नहीं है। जो जानकारी 81 धारा के ए से लेके जे तक नहीं देनी है, उन जानकारियों को भी ए, सी और आई को छोड़कर यदि 20 साल पहले की घटना है, उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है तो देना पड़ेगा। अब जो प्रकटन से छूट की जो मैंने पहले कहा था, मैं आगे बताऊंगा, वो ये है 81H के तहत ये ध्यान दे लें, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अपील क्रमांक 243/ICPB/2006 फाइल नंबर PBA 06-237 और अपील क्रमांक 244/ICPB/2006 फाइल नंबर PBA 06/238। ये सर्वेश कौशल नाम के कोई व्यक्ति थे चंडीगढ़ के, इन्होंने आवेदन लगाया था, अपील लगाई थी लोक केंद्रीय सूचना आयोग में। तो उन्होंने जो आदेश जारी किया उसमें ये कहा गया है कि अन्वेषण, जो मैंने पहले कहा था 81H कि अन्वेषण को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए विभागीय जांच और अन्य कोई भी जांच हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही, वो भी अन्वेषण माना जाएगा और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो आप मना कर सकते हैं। धारा 81I मंत्रिमंडल के अभिलेख, ये भी नहीं दिए जाने हैं। मंत्रिमंडल के कागजात पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श का अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु इसमें यह ध्यान देने की वाली बात है कि अगर मंत्रिपरिषद का उसके निर्णय हो चुका है, मंत्रिपरिषद ने कैबिनेट में उसमें डिसीजन ले लिया है, उसके बाद वो सामग्री दी जा सकती है। जब तक मंत्रिमंडल के विचार के लिए लंबित है तब तक आप नहीं देंगे। अगला है 81J जो मैंने पहले बताया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अपील का नाम है रिट पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन सिविल क्रमांक 27734/2012 गिरीश रामचंद्र देशपांडे नाम के व्यक्ति थे और केंद्रीय सूचना आयोग के विरुद्ध यह मामला था, जिसमें 3/10/2012 को निर्णय पारित हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी कंडिका 13 है, जो कहती है तृतीय पक्ष को जारी समस्त मेमो, ज्ञापन, कारण बताओ सूचना पत्र, परिनिंदा का आदेश या और कोई दंड आदेश है, वो धारा 81J के तहत व्यक्तिगत सूचना है, यह आप मना कर सकते हैं उसको। इसी प्रकार से शासकीय, इसी प्रकार से जो गोपनीय प्रतिवेदन है, मतलब CR आपका गोपनीय प्रतिवेदन भी व्यक्तिगत सूचना, ये नहीं दी जाएगी किसी दूसरे व्यक्ति को। आपको दी सकती, खुद का गोपनीय प्रतिवेदन आप मांग सकते हैं, पर दूसरे का कोई मांगता है तो नहीं दिया जाएगा। इसी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो का आदेश है, इसका जो धारा कंडिका 14 है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहती है किसी व्यक्ति द्वारा अपने आयकर रिटर्न में दिए गए विवरण भी व्यक्तिगत सूचना है, अतः जब तक इसके प्रकटन में विस्तृत लोकहित का संरक्षण निहित न हो, प्रकटन नहीं किया जाएगा। इसमें चल अचल संपत्ति की जानकारी है, निवेश है, बैंक या वित्तीय संस्थाओं में जमा अथवा प्राप्त कर्ज, स्वयं अथवा मित्रों, रिश्तेदारों, पुत्रों के विवाह में प्राप्त किया गया उपहार, ये सारी व्यक्तिगत सूचना है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर ये जो है प्रकटन से छूट के उसमें आती है, आपको नहीं देनी है। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो व्यक्तिगत सूचना है, ये इसमें व्यक्तिगत अनुभव मेरा ये है कि बजाय आप उसको सीधे मना करने के, इसमें आप धारा 11 के तहत तृतीय पक्षी कार्रवाई कर दें। यदि आपके बाबूजी की जानकारी कोई मांग रहा है तो आप उस बाबूजी को धारा 11 के तहत की चिट्ठी लिख दें कि भाई ये जानकारी मांगी गई है जो कि संलग्न है आवेदन पत्र, और ये जानकारी आपसे संबंधित है और हमारा मत है कि इस जानकारी को दे दिया जाए। आप इसमें 10 दिन के अंदर अपना अभिमत बताएं कि हम दें कि ना दें। अब संबंधित बाबूजी का कर्तव्य हो जाएगा कि वो 10 दिन के अंदर बताए कि किस किस तरह से ये जानकारी नहीं देना उचित होगा, उससे उसको नुकसान हो सकता है, कोई चोरी कर सकता है, कोई छापा डाल सकता है, उसके बच्चे का अपहरण कर सकता है, फिरौती मांग सकता है, इत्यादि इत्यादि, या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकता है, इसलिए वो जानकारी नहीं दी जाए। इसके बाद आपको उसमें निर्णय पारित करना पड़ेगा कि इन कारणों से ऐसा ऐसा किया गया, संबंधित बाबूजी को नोटिस दी गई, उन्होंने मना किया और हमने इसका अवलोकन किया। बल्कि ये संबंधित बाबूजी का या तृतीय पक्ष का कर्तव्य होगा
कि वो अपने आवेदन में लिखे कि गिरीश रामचंद्र देशपांडे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा निर्णय दिया है, इसका लाभ मुझे दिया जाए, और आप उसमें फिर ऑर्डर पारित कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगेन वही है कि आपके ऑर्डर के बाद यदि आप ये पाते कि देना चाहिए, तो आप तृतीय पक्ष का जब तक अपील का निर्णय ना हो जाए तब तक वो जानकारी आपको नहीं देनी है। जिस तरह से आप लोग राजसात की कार्रवाई करते हैं और कई बार आप उस गाड़ी को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने का ऑर्डर करते हैं, परंतु अपील के निर्णय तक आपको उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि अपील में आपका ऑर्डर उल्टा हो गया, अपीलेट ने कह दिया कि भाई नहीं इसको तो नहीं छोड़ना है, राजसात करना है, तो फिर वो गाड़ी वापस जब्त करना मुश्किल होगा। आगे है शायद ये अगली स्लाइड, ये अगली स्लाइड 8.3, ये मुझे लगता है रिपीट हो गया यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, 20 वर्ष पूर्व घटना के बात है, इसको विस्तार से पर चर्चा हो चुकी है। धारा 9 है, धारा 9 भी छूट प्रदान करती है। धारा 9 को ध्यान से देख लें। जहाँ सूचना का अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त कॉपीराइट का उल्लेख हो तो मना किया जा सकता है। मतलब कई बार हम कोई थीसिस प्रस्तुत करते हैं, कोई रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते हैं, या और भी हमारा कोई व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट, हमने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, कोई हमने पीएचडी कर ली है, कोई ऐसी चीज़ कर ली है, वो हम अगर शासन को देते हैं और ऐसी स्थिति में हमारी वो जानकारी कोई मांग करता है तो उसको मना किया जा सकता है। इसी तरह से धारा 10 है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हिंदी में पृथक्करणीयता कहते हैं, अंग्रेजी में सीवियरेबिलिटी कहते हैं। सीवियरेबिलिटी मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के, यदि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, उदाहरण के लिए सर्विस बुक, किसी आदमी की सर्विस बुक में वो सारी चीज़ें होती हैं, उसका नाम, उसका पता, उसका जीपीएफ का नॉमिनी कौन है, उसके अन्य चीज़ों का नॉमिनी कौन है, उसके बेटे, उसकी जन्मतिथि, उसकी परीक्षा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ रहता है, तथा उसकी पोस्टिंग भी रहती है। तो इसमें धारा 10 ये कहती है कि ऐसी कोई जानकारी जो प्रकटन से छूट के अंतर्गत आती है 8 के तहत, और जो प्रकटन करने योग्य जानकारी जो दिया जाना है, दोनों एक साथ जानकारियां हैं, तो ऐसी जानकारी जो प्रकटन नहीं करना है उसको आप छिपा लें, मतलब उसके ऊपर कोई कागज़ लगा के उसकी फोटोकॉपी कराएं, ताकि वो जानकारी जो किसी व्यक्ति को नहीं देनी है वो रुक जाए, बाकी जानकारी दी जा सके। तो ये धारा 10 इससे संबंधित है। एक उदाहरण ये है डीपीसी की प्रोसीडिंग। डीपीसी की प्रोसीडिंग के बारे में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने मधु खरे नाम की एक लेडी हैं, आईएएस है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, जो पहले डिप्टी कलेक्टर थी, उनका प्रमोशन नहीं हुआ था आईएएस में, तो उन्होंने डीपीसी की प्रोसीडिंग मांगी थी। डीपीसी की प्रोसीडिंग यूपीएससी ने देने से मना कर दिया था संघ लोक सेवा आयोग ने, परंतु फर्स्ट अपील में भी वो मना रही, परंतु जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने उनकी अपील का नंबर वगैरह इसमें दिया हुआ है, उसमें निर्णय दिया कि नहीं, डीपीसी की प्रोसीडिंग देना पड़ेगी। इसके बाद जो ये है यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, ये हाई कोर्ट में अपील, देखिए आयोग की अपील, आयोग का निर्णय अंतिम है, परंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संविधान की धाराओं के तहत इनॉर्मस पावर प्राप्त है, उनके पावर की कोई सीमा नहीं है, तो वो किसी भी प्रकरण को सुन सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहीं की भी अपील हो सकती है। तो यद्यपि सूचना आयोग का निर्णय अंतिम होता है, फिर भी इसकी अपील जब हाई कोर्ट में हुई, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये देनी पड़ेगी, परंतु इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जाएगी जो मधु खरे के अलावा किसी और व्यक्ति संबंधित हो। सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि जो डीपीसी की प्रोसीडिंग है केवल वो दी जाएगी, उसमें जो गोपनीय प्रतिवेदन के जो लिस्ट बनाई जाती है, जो सूची बनाई जाती है, किस अधिकारी का किस साल का गोपनीय प्रतिवेदन कैसा रहा, रिमार्क, वो दूसरे अधिकारी का नहीं दिया जाएगा, केवल मधु खरे का दिया जाएगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि डीपीसी की प्रोसीडिंग दे दी जाती है, और ये तभी दी जाएगी जब डीपीसी के ऊपर ऑर्डर हो जाए, उसके पहले तक कुछ भी नहीं देना है। इसी तरह से अगली स्लाइड ले लेंगे प्लीज। हाँ, सेवा पुस्तिका। सेवा पुस्तिका के बारे में जैसा मैंने पहले बोला है कि धारा 10 के तहत ऐसी कोई चीज़ जो सेवा पुस्तिका में गोपनीय है, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी है, उसको छोड़ करके यदि उसका
उसकी पोस्टिंग का डिटेल मांगा जाता है कि वो कहाँ पदस्थ है, वो नहीं देनी है। हाँ, उसमें भी जब उसको इंक्रीमेंट मिला है, वेतन निर्धारण हुआ है, कितना वेतन दिया गया, कितना इंक्रीमेंट दिया गया, ये नहीं देनी है। ये मैंने इसमें पूरा दिया हुआ है, क्या क्या जानकारी देनी है, क्या क्या नहीं देनी है। इसमें से आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जैसे नाम, पिता का नाम, पति पत्नी का नाम, परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पहचान का चिन्ह, सामान्य भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, जीआईएस आदि के नामांकन इत्यादि की जानकारी। इसके अतिरिक्त शासकीय सेवक की नियुक्ति, सेवा सत्यापन, स्थानांतरण, पदभार ग्रहण का, वेतन वृद्धि, ये सारी चीज़ें हैं। इन जानकारियों में से जो जानकारियाँ शासकीय सेवक को व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत आती है, उसे छोड़कर बाकी दी जाएंगी। पर व्यक्ति सूचना धारा 11 जो मैंने पहले भी बताई थी, अब यहाँ पुनः इसको दे देते हैं विस्तार से। धारा 11 पर व्यक्ति वह है जो किसी और के बारे में, जो मैंने बाबूजी का उदाहरण आपको दिया था, वही है कि यदि उसकी जानकारी मांगी जाती है तो आपको 5 दिन के अंदर उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि आपकी जानकारी मांगी गई है, हम इसको देना चाहते हैं, आपका इसमें देने न देने में क्या अभिमत है। पर व्यक्ति जो है 10 दिन के अंदर आपको बताएगा कि वो जानकारी जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी है वो किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकती है और इसलिए वो ना दी जाए। तब आपको ऑर्डर पारित करना पड़ेगा कि भाई ये जानकारी हमने उससे धारा 11(1) के तहत अभिमत मांगा, उसने मना किया और हमने ये पाया कि उसने जो कारण बताए हैं वो वास्तव में सही हैं और इस जानकारी का कोई भी संबंध लोकहित से नहीं है, अतः ये जानकारी नहीं दी जाएगी। इस ऑर्डर की कॉपी आपको पर व्यक्ति को भी देनी पड़ेगी और आवेदक को भी देनी पड़ेगी, और दोनों को ये लिखना पड़ेगा कि यदि वो चाहें तो इसकी अपील 30 दिन के अंदर फलाने फलाने अपील अधिकारी के पास कर सकते हैं। आगे धारा 11(2) में पर व्यक्ति के बारे में ये सारी चीजें मैंने बता ही दी हैं आपको। हाँ, इसमें जब पर व्यक्ति कार्रवाई करते हैं तो आपको 10 दिन ज़्यादा मिलता है, मतलब 30 दिन की बजाय आप 40 दिन के अंदर निर्णय ले सकते हो, क्योंकि 10 दिन उस थर्ड पार्टी को दी गई है कि वो अपनी सहमति या असहमति दे सके, इसलिए 40 दिन के अंदर आपको ऑर्डर करना है। धारा 19 के तहत दोनों अपील में जा सकते हैं, पर व्यक्ति भी जा सकता है, आवेदक भी जा सकता है। अब अपीली अधिकारी से संबंधित कुछ दायित्व हैं। अपीली अधिकारी का कार्यभार धारा 19 में रहता है। प्रथम अपीली अधिकारी सब जगह यहाँ से बना दिए गए हैं मुख्यालय स्तर से। लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, लोक सूचना अधिकारी या तो 30 दिन के अंदर जानकारी दे या जानकारी नहीं देने का कारण सहित ऑर्डर जारी करे। यदि वो ऑर्डर नहीं जारी करता है तो ये माना जाएगा कि उसने जानकारी नहीं दी है। 30 दिन हो जाने के पश्चात आवेदक को अधिकार है कि वो प्रथम अपीली अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है। जाहिर है कि प्रथम अपील में 100 रुपए की फीस लगेगी, 50 रुपए की 50 रुपए की फीस लगेगी और वो अपील दे देगा। प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि वो ये पाता है कि ऐसा कोई कारण था जिसके कारण वो आदमी नहीं दे सका, बाढ़ आ गई या कोई और बात हो गई, कोई घटना दुर्घटना हो गई, इस कारण वो 30 दिन में नहीं दे पाया अपील, तो 30 दिन के बाद भी वो ले सकता है अपील। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो थर्ड पार्टी है, मतलब वो बाबूजी जिसकी जानकारी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है, वो भी अपील कर सकता है 19 के तहत। अब प्रथम अपीली अधिकारी को 30 दिन के अंदर अपील का निराकरण करना है। विशेष परिस्थिति में 45 दिन तक उनको छूट दी गई है। विशेष परिस्थिति मतलब उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो किसी ऐसे कार्य में व्यस्त थे या और कोई कारण था, चुनाव आ गया, कोई ऐसी बात हो गई जिस कारण से वो 30 दिन के अंदर नहीं कर सके, वो जस्टिफिकेशन देते हुए वो 45 दिन के अंदर ऑर्डर कर सकते हैं। अगेन अपने ऑर्डर में अपीली अधिकारी को ये लिखना पड़ेगा कि 90 दिन के भीतर यदि वो संतुष्ट नहीं है आपके अपील आदेश से, वो संबंधित राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकता है 90 दिन के भीतर। अगेन राज्य सूचना आयोग को भी वही अधिकार है कि 90 दिन के बाद भी वो अपील ग्रहण कर सकता है यदि वो मानता है कि विलंब का कारण समाधान कारक है। धारा 19(4) ये कहती है कि अपील में जो पर व्यक्ति है थर्ड पार्टी वाला, उसको भी युक्त सुनवाई का अवसर देना होगा। मतलब अपील में वो भी अपना मत रख सकता है कि किस प्रकार से
ये जानकारी उसकी व्यक्तिगत जानकारी है और इसके लीक होने से या प्रकट कर दिए जाने से उसको किस तरह से नुकसान होगा, और उसके आधार पर अपीलेट अधिकारी ऑर्डर करेंगे। अपील के टाइम पर यह साबित करना कि ये जो आवेदन अस्वीकार किया गया है या जानकारी नहीं दी गई है, इसका आधार इसका पूरा जो दारोमदार है वो लोक सूचना अधिकारी पे रहेगा। उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि उसका जो निर्णय था वो फला फला धारा के तहत उचित था। अगेन वही धारा 19(6) जो है 30 दिन की बजाय 45 दिन में कर सकता है अपीली अधिकारी, यदि वो पाता है कि इन कारणों से उसको 10 दिन का अधिक समय लग रहा है। धन्यवाद, मेरी ओर से इतना ही था। अब आप लोग जो भी आपके डाउट्स हों आप रेज कर सकते हैं। यथासंभव मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान दें, मैंने जो बताया एमपी फॉरेस्ट की वेबसाइट पर जाकर के आप सूचना का अधिकार जो पोर्टल है उसको खोल लें। उसमें सभी जगह के पूरे स्टेट के लोक सूचना अधिकारी के नाम, अपीली अधिकारी के नाम, सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम दिए गए हैं, उसमें देख लें। मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी है, संभवतः रेंज के लिए रेंज ऑफिसर को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है। आप चाहें तो मेरे फ़ोन पर 9424 फ़ोन नंबर लिख ले प्लीज़, सभी लोग चाहें तो 9424790011। पुनः रिपीट करता हूं 9424790011। इस नंबर पे आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो मैं उसको बाद में भी आपको बता सकता हूं। पर मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी है, आप mpforest.org की वेबसाइट पे जाइए और उस पर आप जो है सूचना का अधिकार जो लिंक है उसको क्लिक करिए। उसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, किसको लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, किसको सहायक लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है और किसको प्रथम अपीली अधिकारी बनाया गया, वो सारी जानकारी उसमें है। ये जरूर ध्यान दें, आज की तारीख में आज का युग जो है वो सूचना क्रांति का युग है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का युग है। तो कंप्यूटर, इंटरनेट रेंज ऑफिस तक दे दिए गए हैं, सब लोग इसका इस्तेमाल करें। कहीं कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे, अन्यथा आप जो है कंप्यूटर इंटरनेट पे बैठिए, वेबसाइट खोलिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और आपके हाई कोर्ट के निर्णय, सूचना आयोगों के निर्णय, सभी कुछ नेट पे पड़े रहते हैं। आप ढूंढिए, आपका सब्जेक्ट डालिए, आरटीआई टाइप कर दीजिए, आरटीआई के आगे जो आप जानना चाहते हैं, मान लीजिए सर्विस बुक चाहते हैं तो सर्विस बुक में पूरे भारतवर्ष में जो निर्णय जहां हुए होंगे सारे आपके उसमें स्क्रीन पे आ जाएंगे। उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, आपसे संबंधित जो काम है उसका आप अपना खुद का ज्ञान बढ़ा सकते हैं और नियमों का पालन सही तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।